हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट नोटिफिकेशन 2025 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन जो है आ चुका है, जो जिसमें एक नोटिस जारी की गई है। अभी एग्ज़ाम फिलिंग डेट नहीं आई, बट एक नोटिस जारी की गई जिसमें 8 फरवरी 2026 को आपकी एग्ज़ाम डेट कंफर्म की गई है और ये फिक्स रहेगी। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा और बहुत ही जल्द आप लोग के फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम मोड क्या होगा और किस तरीके से हम अपनी स्मार्ट स्टडी करें तो कि आपका पहले अटेम्प्ट में ही सीटेट क्लियर हो जाए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहे और इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस अपलोड भी हैं। बुक से रिलेटेड है, कौन से बुक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए सीटेट की, वहाँ पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट जो है बताया जा चुका है। नोटिफिकेशन एक शॉर्ट नोटिस था वो, और इसमें आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है, 8 फरवरी 2026 को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अभी से देखा जाए तो आपके पास कितना, लगभग 3 से 4 महीने आपके पास है जो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात किया जाए तो एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले तो बताएंगे कि कितने मार्क्स का होता है आपका 150। कितने का होता है? 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी की हैं तो 90 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तभी क्वालिफाई हो पाएगा। और अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। ठीक है, जिससे आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। मोड क्या रहता है इसका? तो ये जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, ऑफलाइन OMR बेस पर होगा, मतलब OMR शीट आपको दी जाएगी और उसी के बेस पे ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, टोटल 150 का है, आपको 90 से प्लस टारगेट करना है। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी की, यहाँ पे EWS वर्क नहीं करता है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, जो लोग पेपर 1 देने वाले हैं तो वो कौन दे सकते हैं पेपर 1? जिनके पास क्या है, जिनके पास DED है। ठीक है, DED है या फिर DLED है। ठीक है, वो DLED जो होता है NIOS से वो है। ठीक है, और DED या DLED है और आपने 12th किया हुआ है तो आप पेपर 1 जो है दे सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 दे सकते हैं, जो टोटल कितने नंबर का होता है? टोटल 150 नंबर का होता है। ठीक है, आपको पता है जनरल है तो आपको 90 और अदर कैटेगरी के हैं तो 82 मार्क्स आपको लाना ही है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो कितने कितने मार्क्स के होंगे, तो आप देखिए जो पेपर 1 वाले हैं, हाँ अभी हम लोग पेपर 2 की बात भी करेंगे आगे। तो पेपर 1 जो है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है, बस थोड़ी सी चीज़ें ये वाला पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये सब्जेक्ट CDP बात किया जाए 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर की, जिसमें से 15 नंबर की आपकी पेडागोजी रहेंगी और 15 नंबर के आपके सब्जेक्टिव CDP से चीज़ें रहेंगी। ठीक है, मैथ 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। लैंग्वेज 1 में आपके पास हिंदी रहेगा या तो इंग्लिश रहेगा। ठीक है ना, या फिर संस्कृत रहेगा। तो जो आप लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट करिएगा वो लैंग्वेज 2 में नहीं करिएगा। ठीक है, जैसे लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी को सिलेक्ट किया, ठीक है, या कुछ भी हिंदी इंग्लिश जो भी है, तो आप उससे सब संबंधित 30 क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि लैंग्वेज 1 दोनों में हिंदी या इंग्लिश करें, नहीं, दोनों में अलग होना चाहिए। ठीक है ना, एक में इंग्लिश होना चाहिए तो एक में हिंदी होना चाहिए। इस तरीके से जो संस्कृत वाले हैं तो एक में आप हिंदी कर सकते हैं, एक में संस्कृत कर सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के रहेंगे, जो 15 नंबर का आपका पेडागोजी रहेगा उसी सब्जेक्ट का और 15 नंबर का जो है अदर चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अब EVS की बात किया जाए तो टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे EVS के और 30 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और EVS के लिए आपको सिर्फ क्लास 3, 4, 5 के NCERTs पढ़ना है। टोटल 150 मार्क्स का रहता है, जिसमें से हमने बताया आपको 90 जनरल और SC ST OBC जो रहेगा 82 मार्क्स चाहिए। ठीक है, इसमें से तो 15 तो आपका 15 नंबर सारे सब्जेक्ट के पेडागोजी ही रहेंगे। 15 जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। इसका फुल सिलेबस भी आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF फॉर्म में मिल जाएगा। पेपर 1 हो गया। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 जो है यह आप देखेंगे कि यहाँ पास
आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। टाइम आपको 150 मिनट ही दिया जाएगा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज 1 जो है 30 मिनट का रहता है, मतलब सॉरी 30 क्वेश्चन रहेंगे, वही सेम टू सेम जैसे इससे पहले वाले में था, और 30 जो है मार्क्स के रहेंगे। लैंग्वेज 2 जो आप 1 में लेंगे वो 2 में नहीं ले सकते, दोनों में अलग अलग होना चाहिए। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पेपर 2 वालों को साइंस नहीं रहता। और इसके पहले एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपके पास बीएड है, ठीक है, अगर आपके पास बीएड है और आपने साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है ना, तो ग्रेजुएशन आप जिस सब्जेक्ट से किया है, अगर आपने बीएससी किया है, ठीक है, बीएससी वगैरह किया है, तो आप साइंस या मैथ्स सब्जेक्ट ले पाएंगे। अगर आपने जो है ग्रेजुएशन में आपने बीए किया है, ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट से किया है, तो तब आप सोशल साइंस ले पाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। अगर बीए आपने किया हुआ है तब आप सोशल साइंस ले पाएंगे। अगर आपने बीएससी किया हुआ है, ठीक है, मतलब जो आपके सब्जेक्ट में रहेगा, जो आपने किया है उसी से संबंधित। अगर आपने जो है बीकॉम वगैरह किया तो भी आप सोशल साइंस की तरफ ही जाएंगे। तो इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। और जो लोग बीएससी वाले हैं उनको साइंस और मैथ्स दोनों रहेगा, जो कि 60 मार्क्स का आता है, ठीक है। और ये 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर यानी 60 नंबर के ही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे सोशल साइंस में भी जो लोग हैं तो 60 नंबर के 60 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल जो है 150 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें से आपको इसमें ईवीएस लैंग्वेज 2 में ईवीएस नहीं पूछी जाती, क्योंकि ये जो है क्लास 6 to 8 के लिए है ना, क्लास 6 to 8 के लिए, इसलिए इसमें ईवीएस नहीं पूछी जाएगी, इसमें साइंस। तो आपको एनसीईआरटीज़ कवर करने हैं 6 to 8 की अच्छी तरीके से। अभी टाइम अच्छा खासा है, तो आप क्लास 10 तक की एनसीईआरटी अपने सब्जेक्ट की करें, स्पेशली साइंस और सोशल साइंस वाले, ठीक है, एकदम बेसिक से, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक आता है। ये चीज़ें आपको करनी है। टोटल 150 मार्क्स का है। आपको लगभग कितना लेके आना है, आपको लगभग जो है 90 मार्क्स लेके आने हैं। और वैसे कैटेगरी है SC ST OBC तो 82 मार्क्स, ठीक है। तो ये हमने बात किया पेपर 1 का पैटर्न और पेपर 2 का पैटर्न। अब इसके साथ ही साथ किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करें, देखिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको PYQs आधार लेना पड़ेगा, कि जितने भी PYQs है, हमने हमारी बुक की वीडियो डली हुई है, बुक लिस्ट की वीडियो CTET की, आप वो जाके देखिए। मैंने वहाँ पे फ़ोटोज़ भी बताई है कि आपको कौन सी बुक लेनी है, जो कि बेहतरीन है। PYQs की एक आती है किरण पब्लिकेशन, ठीक है ना, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको आप लीजिएगा, वो बहुत ही बेस्ट बुक है, उसमें मिस्टेक्स कम है। और जितने भी PYQs हुए हैं अब तक की, जितने भी एग्ज़ाम है, वो सब कुछ आपको पीछे से आप करिएगा, पीछे से एटलीस्ट 10 ईयर का इधर जो न्यू पैटर्न रहा है। क्योंकि देखिए, हम सच्चाई है CTET की यही, क्वेश्चन बहुत लेंदी आ रहे हैं। पहले का पैटर्न अब ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, अभी क्वेश्चंस का जो पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। और लेंदी इतने बड़े होते हैं कि आप पढ़ने बैठेंगे और टाइम आपको कम पड़ जाता है। आपके पास टाइम सिर्फ 2.5 घंटे ही होते हैं, और है 150 ही क्वेश्चन, लेकिन वो इतने लेंदी क्वेश्चन रहते ईजी हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे, बहुत आसान रहेंगे, आप कर पाएंगे। लेकिन इतने लेंदी होते हैं कि आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, लेंदी क्वेश्चन रहते हैं। और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस? PYQs की प्रैक्टिस। जितने भी PYQs हुए हैं उसको अच्छे से लगभग लास्ट से आप करिएगा, पीछे से करिएगा, यानी कि अभी जो लास्ट में पेपर हुआ था ना, आप वहाँ से करिएगा, ठीक है, वहाँ से पीछे से करिएगा। जितने भी PYQs उसको सॉल्व करिए आप। PYQs आप हफ्ते में कम से कम अभी 2 से 3 PYQs ज़रूर लगाइए, ठीक है, क्योंकि आपको अलग से कोई मॉक देना ही नहीं, आप PYQs को ही मॉक के रूप में दे सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका ये, क्योंकि टाइम कम पड़ जाएगा, आपको सिर्फ टाइम मैनेज करना है, क्योंकि पेपर सच में ईजी होता है, लेकिन क्वेश्चन लेंदी होता है। तो आपको टाइम मैनेज करना सीखना होगा, और उसके लिए आपको लगाना होगा PYQs, ठीक है। और स्मार्ट स्टडी की बात करें तो आपको सारे सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग लेके चलना है, कि कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ें।
आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए, सारे सब्जेक्ट को एक एक 2 घंटे आप दीजिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रेगुलर आपको पढ़ना है, कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं रखनी है, रेगुलर करना है, ठीक है। पेंडिंग कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं रेगुलर करें। अगर आपने सारे सब्जेक्ट को 2 घंटे दे रहे हैं तो आपको रेगुलर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फोकस्ड करना होगा, पूरी तरीके 100% फोकस आपको इस पर रखना होगा अगर आपको क्वालिफाई करना है। क्योंकि यकीन मानिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का पैटर्न जो है इजी तो रहता ही है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसका जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो तो इजी रहता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंदी होते हैं। इसीलिए आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है PYQs के अकॉर्डिंग, ठीक है। अपने समय का सही उपयोग करें, समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। आप चेक करें कि आपका समय कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये सारे काम आपको करने हैं। और अगर आप कोई सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो आप उसको बीच में ना ही छोड़ दें। जो भी सब्जेक्ट आप, भले ही आप एक हफ्ते में एक ही, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रेगुलर थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन में, जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया, उसको एक हफ्ते तक उसी को कवर करिए अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट किया तो उसको ख़त्म करिए। कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हैं उसको एंड करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने सिलेबस को टारगेट करें, ठीक है। हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट के हर हिस्से में आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, कोई भी हिस्सा आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप सिलेबस का जेरोक्स निकलवा लीजिए, जेरोक्स के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस का लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक कवर करना है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट की 15 नंबर की तो ऑलरेडी पेडागॉजी ही होती है। 15 नंबर का मटेरियल ही आपको अच्छे से कवर करना है। पेडागॉजी भी अच्छी रहती है। हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा ट्रांसलेशन टफ रहेगा, और लेकिन बाकी चीज़ें इजी रहेंगी। इसलिए आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, टाइम मैनेज करने के लिए आपको लगभग हफ्ते में 3 से 4 दिन अभी से PYQs सॉल्व करने हैं। आपको वही मॉक भी बन जाएगा, वही PYQs भी बन जाएगा। अलग से आपको PYQs लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। पैसेज इतने लेंदी रहते हैं कि उसको सॉल्व करने जो है का प्रयास करें और अपने टाइम को मैनेज करें। ये बातें थी जो आप लोग को बतानी थी, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने स्मार्ट स्टडी के माध्यम से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी आपके लिए आने वाले हैं। और बुक लिस्ट की वीडियो ज़रूर डली हुई है CTET कि उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। कौन सी बुक अच्छी है और कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।